हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेईई पे जी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेयरफील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो हमने अल्केन के बारे में बहुत सारी बातें पीछे कर चुके हैं, ठीक है, और हम आगे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कंबशन कैसे होता है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में आज अपन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने नोट्स को बाकायदा अच्छे से बनाइए। पेन अलग अलग करके बनाओ, अच्छे से दिखाई देता है। नोट्स अच्छे दिखेंगे, पढ़ने मन करेगा। अगर घिचुड़ पिचुड़ बनाओगे तो मन नहीं करेगा, ठीक है। तो बस नोट्स बनाओ मेरे साथ और चालू हो जाओ। देखो, अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन को पढ़ना है हैलोजिनेशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको आगे दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊंगा अभी, जिसमें मोनोक्लोरिनेशन या फिर वो पूछता है कि कौन सा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कौन सा वाला जो अच्छा यील्ड दिया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, ये धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ध्यान से देखो, इसमें क्या है, हैलोजिनेशन से मतलब क्या समझते हो? हैलोजिनेशन, हैलोजन और नेशन लगा हुआ है, मतलब हैलोजन का एडिशन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ एन अल्केन, अल्केन प्रोड्यूसेस अ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच one or more halogen atom have been substituted from हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं एक किसी भी कार्बन की बात कर रहा हूं, ये जिसके पास सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, अल्केन ही हो गया, ठीक है। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, राइट, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं ना, यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई एक ऐसा एलिमेंट बैठा दूं जो कि एक हैलोजन है, मतलब ये एक हैलोजन आए और इसकी जगह पे आके बैठ जाए, ठीक है। मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे? एक हैलोजन से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखो, यहां पर एक कार्बन, यहां पर बन जाएगा X, और बाकी के जो हाइड्रोजन है वो जैसे के तैसे रहेंगे। यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल सकता हूं हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं इसको, तो ठीक है। क्या ये हैलोजन और ये आपका अल्केन है, तो इसको बोल सकते हैं अपन हेलो अल्केन, हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं हैलोजिनेशन। क्या बोल सकता हूं मैं? हैलोजिनेशन। अब दो तीन बातों को ध्यान से समझ लो अच्छे से, कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो हैलोजन होते हैं, मतलब जो आपके अल्केन होते हैं, वो सारे के सारे ज्यादातर क्या होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। मतलब क्या होगा, इनर्ट मतलब कि क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेस केमिकली रिएक्टिव या फिर केमिकली एक्टिव, ठीक है। क्या होता है, नहीं ज्यादातर रिएक्शन नहीं करते। क्यों? भैया स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो इसको रिएक्शन करने की जरूरत क्या आन पड़ी, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते, कोई भी रिएक्शन नहीं करते। अब अगर किसी को जो जबरदस्ती करके रिएक्शन करानी है तो क्या करोगे, आपको कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी। इसीलिए हैलोजिनेशन होती है H म्यू की प्रेजेंस में, या फिर यहां पे आप सनलाइट देखोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, इन सब की प्रेजेंस में आपका क्या होता है, हैलोजिनेशन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होती है। समझ में आ गया? इनर्ट नेचर का है, ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ स्पेशल चीज दो, H म्यू की प्रेजेंस में कराओ, यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओ, या फिर आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में कराओ। क्लियर है? समझ में आ गया? अब दो तीन बातें और समझ लो। यहां पर क्या हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, आप समझ जाना, सनलाइट है और ये ऐसा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते रहना, एक चीज बता रहा हूं मैं। एक हाइड्रोजन जब सब्स्टिट्यूट होके एक हैलोजन बनाएगा, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं मोनोहैलाइड, ठीक है, या फिर प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। चलिए, अब अगर मैं क्या करूं, और रिएक्शन को आगे करते रहूं, ठीक है। मान लो मैंने और हैलोजन कराया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो HC, यहां पर एक H और 2 X लग जाएंगे, यहां पर एक X और यहां पर एक X, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। फर्दर अगर रिएक्शन करा रहा हूं तो ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैंने फर्दर रिएक्शन कराई तो क्या होगा, यहां पे बन जाएगा एक X कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन,
यहां पर हैलोजन और एक हाइड्रोजन सिर्फ रह जाएगा, एक हाइड्रोजन सिर्फ रह जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्राई हैलाइड। इसको मैं बोल सकता हूं ट्राई हैलाइड, ठीक है। और इनको ही बोला जाता है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, इसको ही बोल देते हैं हेलोफॉर्म। चलो आपको एक मैं सब्सटेंस का, एक कंपाउंड का नाम बता रहा हूं, इससे ही समझ जाओगे। याद आपको अगर है, ये कौन सा कंपाउंड है? CHCl3, बताओ। CHCl3। यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जनरल फॉर्मूला में, तो देखो सही होगा ना, CXX3। Cl क्या है यार? हेलोजन ही तो है ना, तो X की जगह पे Cl लगा दो तो यही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन जनरली? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यह हो गया आपका, इसीलिए इसको जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। क्लोरीन भी एक क्या है? हेलोजन है, तो क्लोरीन का क्या यूज होता है? क्लोरो, तो ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म। समझ गए? तो ऐसे तरीके से याद रखना, एक कंपाउंड को याद रख लो, समझ में जाएगा। ऐसे ही होता है आयोडोफॉर्म, CHI3, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ऐसे सब होता है, ठीक है। चलो और एक और, अगर मैं फर्दर रिएक्शन कराऊं, फिर फर्दर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? सर सब जगह पे X जुड़ जाएगा, ये कार्बन, यहां पर हैलोजन, ये हैलोजन, ये हैलोजन और ये भी हैलोजन। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड। नाम सुना होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सुना है ना? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। तो ये सब इससे ही बनता है। क्लियर है? अब एक चीज याद रखना बहुत अच्छे से, सुन लो। अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन का नाम दे रहा हूं क्लोरीनेशन, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन जो है वो डायरेक्ट इधर पे आके रुकती है। बीच में अगर उसको आपको रोकना है तो कुछ रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो डायरेक्ट यहां पे आके रुकती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ज्यादातर अल्कीन की जो रिएक्शन होंगी वो आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात होती है आपके हैलोजिनेशन पे। ठीक, अब मैं आपको एक बार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और बता देता हूं कि किसको प्राइमरी कहोगे, किसको सेकेंडरी और किसको टर्शरी कहोगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, तो यहीं से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हैलोजिनेशन में एक है रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होगा समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहले तो अगर एक हैलोजन है, ये एक हैलोजन है, ओके, वो अगर उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है, जो कार्बन सिर्फ दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, कुछ यूं, कहां जा रहा है ये देखो भाई, ऐसा। ठीक है, मान लो ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहां पर कितना बचा, इसके पास एक हाइड्रोजन बचा, मतलब एक हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे दो कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो इसको ही बोलते हैं क्या, सेकेंडरी हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हैलाइड। ओके डन। चलो एक और सुनो, अगर एक हैलोजन एटम है, एलिमेंट है, कुछ भी ले लो, एटम, एलिमेंट, जो भी, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जिस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उनको बोलते हैं टर्शरी हैलाइड। क्या बोलते हैं उनको भाई, टर्शरी हैलाइड। ऐसा समझ गए ना, बहुत इजी है ये तो। प्राइमरी तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसी के सेंस में प्राइमरी भी बना लो। अगर वो हैलोजन जो कि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे, तो वो प्राइमरी हो जाएगा। मतलब कि देखो यहां पे ऐसा, कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड X, तो ये भी तो एक से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी हैलाइड हो गया। और अगर इसकी मैं बात करूं, थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ा दूं, ऐसा CH3, तो ये भी तो प्राइमरी ही है। अगर एक और बढ़ा दूं CH3, तो ये भी अभी भी प्राइमरी ही है। ये क्यों, क्योंकि ये वाला डायरेक्टली अटैच किससे है, सिर्फ एक कार्बन से है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन प्राइमरी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी, ऐसा। अब यहां पर बातें चलते हैं आगे थोड़ा। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे। यहां पर रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बातें चलती हैं इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल ही होती है ज्यादातर, ठीक है ना। चलो अब यहां पे, अब अगर रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हाइड्रोजन किस रेट से, कितनी जल्दी सब्स्टिट्यूट हो रहा है किस हैलोजन से,
ओके उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, तो इतना याद रखना। तो देखो फ्लोरीन के लिए प्राइमरी वाला अगर स्ट्रक्चर है तो उसके लिए 1 वैल्यू है, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो उसकी 2 वैल्यू है, अगर टर्शरी है तो उसके लिए 1.4 वैल्यू है। ठीक है, सेम क्लोरीन के लिए 1 है, यहां पर 3.8 है, यहां पर 5 है। ब्रोमीन का देखो 182 और 1600, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। और अगर किसी ने पूछ लिया कि टर्शरी ब्रोमिनेशन होगा, सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ टर्शरी होगा। क्यों, क्योंकि कितना भी मल्टीप्लाई कर लो यार, इससे आगे तो नहीं आ पाओगे। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चंस आगे कराए हैं। ठीक है, अपन ने आगे करे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा भी, आगे करते जाएंगे अपन साथ में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर ये समझते हैं। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, क्या है, देखो फॉर्मूला यूज, परसेंटेज यील्ड अगर निकालना है आपको तो वेटेड रिएक्टिविटी डिवाइड बाय टोटल वेटेड रिएक्टिविटी इनटू 100। और अगर जिसको वेटेड रिएक्टिविटी छूट गई हो पिछले अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, तो यहां से लिख लेना नंबर ऑफ एटम इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है बताओ, क्या है, वही है 1, 1.2 और 1.8 वाली, याद है ना, वो अपन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो पढ़ा है अपन ने जस्ट फ्यू मिनट्स एगो, वो वाला। ठीक है, तो ऐसा यहां से निकाल लोगे। और अगर किसी को नंबर ऑफ एटम, कौन से एटम, कहां के एटम, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। मगर जो कार्बन बार बार कॉमन आ रहा है, जैसे अपन ने पिछले में देखा, ठीक है, तो उसको आपको हटा देना है, उसके हाइड्रोजन को नहीं गिनना, उसके हाइड्रोजन को नहीं गिनना। क्लियर है, चलो इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरोलाइसिस। इससे थोड़े कम क्वेश्चंस बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको समझ लो एक बार, तो पूरा प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेज इनटू लोअर alkenes etc. such are decomposition reaction into smaller fragment by application of heat is called pyrolysis और आपका क्रैकिंग। ठीक है, तो याद रखना एक बात, क्रैकिंग यूज हुआ है, तो क्रैकिंग के बारे में समझ लो। क्रैकिंग का मतलब होता है हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ आपका क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, वरना अगर इसको हीट कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे दिया तो वो तो डिकम्पोजिशन, कंबशन टाइप का हो जाएगा। समझ गए, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, ये होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्साइड भी तो बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले बैठा है कार्बन का बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं कुछ रिएक्शन करा रहा हूं C4H10, ये कौन सा रिएक्शन, ये कौन सा कंपाउंड है बताओ बल्ले, 4 ब्यूटेन। ठीक है, तो ये है आपका ब्यूटेन। अगर मैं इसको हीट करा रहा हूं तो इसने क्या बोला है, ये कैसे टूट जाता है, कुछ बना लेते हैं अल्केन, और हो सकता है बना सकता है वो क्या, आपका अल्कीन, मतलब CH4 में बदल सकता है, और आपका बदल सकता है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसी कुछ रिएक्शन अगर आपको दिख जाए, कब होगा, जब आपका वेरी 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 हाई टेम्परेचर हो। हाई टेम्परेचर के दौरान क्या होता है, ये कंपाउंड जो है वो पूरा का पूरा बिखर जाता है, किसमें, एक बनाता है आपका अल्कीन और दूसरा बनाता है आपका अल्कीन। दूसरा क्या बनाता है, आपका अल्कीन। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। क्यों, देखो यहां पर 4 कार्बन थे, 4 थे, यहां पर 1 बचा, तो है ना लोअर अल्कीन। यहां पर 4 कार्बन थे, यहां पर अल्कीन 2 कार्बन की बनी, तो ये है ना लोअर अल्कीन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी एक हाइड्रोकार्बन जिसको मैं हीट करा रहा हूं काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर देके, तो मुझे यहां पर लोअर हाइड्रोकार्बन में ये क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, या फिर ये टूट जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं अपन पायरोलाइसिस। ठीक है, पायरो मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब तोड़ना। ठीक है, पायरोलाइसिस, या फिर इसको बोलते हैं क्रैकिंग। मैं तो टूट गया भाई, ऐसा वाला क्रैकिंग। क्लियर है, समझ गए। तो इससे आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ज्यादा इससे कुछ रिएक्शन अभी आई नहीं है। ठीक है, अगर आएंगी तो मैं आपको ऐड कर दूंगा आगे कॉन्सेप्ट जो भी अपन पढ़ाएंगे। अभी जो एग्जाम भी चल रहे हैं
ठीक है, उसका अगर अपन को लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो रहा है तो मैं आपको ऐड करते जाऊंगा, तो उसमें मत घबराओ, या फिर मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। ओके, क्लियर है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में सिर्फ एक बात बस मेरी मान लो भाई, कि आप रिएजेंट को ध्यान रखो। रिएजेंट को ध्यान रखोगे तो सब क्लियर है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, कोई एक कंपाउंड होगा, उसके रिएजेंट की मदद से, रिएजेंट की वजह से वो आइसोमर बना लेगा। चलो अपन समझते हैं क्या हो रहा होगा। देखो यहां पर एन अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट, in the presence of anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride gas, ठीक है, is isomerized to branched chain alkanes। क्या बोल रहा है, ध्यान से अपन समझेंगे, धीमे धीमे समझेंगे। देखो यहां पर अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 और यहां पर CH3, सर ऐसे क्यों लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते थे। अरे समझने के लिए अभी लिख लो भाई, दोनों एक ही है, मुझे पता है। ये क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है, एन ब्यूटेन बोलते हैं इसको। एन क्यों लगाया, एन का मतलब होता है सर नॉर्मल चेन है, यहां पर कोई भी ब्रांच नहीं है, वो एन होता है, ठीक है। चलिए अब अपन बनाते हैं। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या है देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, लेकिन कौन सा वाला, एनहाइड्रस, ठीक है, याद रखना। तो ये कौन सा है आपका, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl, क्या गैस फॉर्म में, और 200 डिग्री सेल्सियस आपको क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी सर, सर अल्केन है, बहुत स्टेबल होता है, इनर्ट नेचर का होता है, तो कुछ तो ऊधम करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहां पर हीट दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा सर, आइसोमर क्या होते हैं, आहा आइसोमर समझना है। चलो भाई, मतलब जिनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये वाला, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन जब अरेंज कर रहा हूं तब अलग अलग हो। जैसे कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं, मतलब केमिकल फॉर्मूला, तो क्या होगा, C4H10 होगा, ठीक है। अब इसको मैं एक ऐसे तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं, दूसरा देखो ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर एक और CH3, तो 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। 10 हाइड्रोजन मुझे यहां पर दिख रहे हैं, और ये भी कहां पे है, 10 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 कार्बन मेरे को बिल्कुल दिख रहे हैं, यहां पर भी 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो क्या हुआ है, यहां पर एन ब्यूटेन या फिर जो नॉर्मल चेन वाला था, इसकी प्रेजेंस में जैसे ही आया अपने आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम बता दो मेरे साथ, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्या होगा, प्रोपेन होगा। बहुत अच्छे, तो ये क्या है इसका, ये एक इसका आइसोमर है। समझ में आ गया, बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है, कैसे याद रखोगे, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl जैसे ही होगा, इसको सिर्फ ये याद रखो। तो आपको क्या बनाना है, आइसोमराइजेशन प्रोसेस करानी है, आइसोमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसे बना के दिखाओ मुझे एन पेंटेन का, एन पेंटेन का मुझे करके दिखाइएगा सभी, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, ये गैस, और 200 डिग्री सेल्सियस। चलो एक और दूं क्या, चलो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं C6H14, यहां पे मैं डाल रहा हूं Al2O3 प्लस CrO3, अब बनाओ Cr2O3, सॉरी Cr2O3, अब बनाओ, ठीक है सर। अब सुनो एक बात, ये भी एल्यूमिनियम, ये भी एल्यूमिनियम। अब कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं क्योंकि सर दोनों ही एल्यूमिनियम है तो इसका भी मैं आइसोमर बना दूंगा। ऐसा मत कर देना भाई, प्लीज ऐसा मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका रिएजेंट लिखा हुआ है ये अलग ही रिएजेंट है, ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। तो ये देखो ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। ये प्रोसेस जो है वो आपकी कौन सी है, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। ध्यान से देखना क्या है यहां पर है, एरोमेटाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एरोमेटिक सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल नॉन एरोमेटिक प्रिकर्सर। सिंगल नॉन एरोमेटिक प्रिकर्सर से अगर आपका, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं वही वाला कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 4 हो गए, एक और ये 5 हो गया,
ये हो गए आपके 6। ठीक है, यहां पर ये क्या बन गया है मेरा, ये बन गया है एन हेक्सेन। ठीक है, ये है आपका एन हेक्सेन। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से, किसकी, Al2O3 आलू जैसा दिख रहा है, Cr2 सर्कल जैसा दिख रहा है, और गोला भी है O3। ठीक है, तो अगर इसकी प्रेजेंस में मैं करा रहा हूं तो डायरेक्ट इसका एरोमेटाइजेशन कर देना। एरोमेटाइजेशन मतलब कितने कार्बन है, यहां पर आपको दिख रहा है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को ऐसे बना देना। अब ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, एरोमेटिक। कैसे बनता है 6 कार्बन वाला एरोमेटिक, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया आपका। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। यहां पर क्या हो गया, इसका एरोमेटाइजेशन हो गया। ठीक है, इसमें बीच में एक और प्रोसेस आती है जहां पर आपको साइक्लोहेक्सेन दिखता है, साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्ट आपका बेंजीन बनता है। ठीक है, वो वाली प्रोसेस मैंने आपको बीच में नहीं बताई है, कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है, अब एरोमेटाइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, अगर मैं बीच वाली प्रोसेस को दिखाऊं आपको तो कैसा देखेगा, आपको ऐसा देखेगा, ऐसी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, पहले Al2O3 की मदद से, पहले क्या होता है, Al2O3 की मदद से ये जो है वो कैसा बन जाता है, साइक्लिक बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। देखो यहां पर अगर नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन जो है आपका आलू की मदद से, Al2O3 की मदद से क्या बन जाती है, वो क्लोज चेन बन जाती है। ठीक है, क्लोज चेन मतलब क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब क्योंकि हमें करना है एरोमेटाइजेशन, अच्छा ये बात बताओ, ये एरोमेटाइजेशन आया कहां से आ गया, बताओ। एरोमेटाइजेशन जो है वो बायोलॉजी से आ गया, उसमें एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। ठीक है, एरोमेटेज से आपका आ गया एरोमेटाइजेशन, जो कि अपने चीज को, किसको, एक हार्मोन को चेंज करता है। ठीक है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन को चेंज करता है। ठीक है, दूसरे में, इसलिए वो आपका एरोमेटेज चेंज करता है, इसलिए एरोमेटाइजेशन आ गया ना। चलो, अब क्लोज चेन है, नॉन एरोमेटिक है। अब ये क्या करता है आपका, कौन सा, Cr2O3 सर्कल जैसा दिख रहा है, ऐसे याद रखना, सर्कल, Cr से सर्कल याद रखना। ठीक है, Cr2O3 क्या करता है, इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर को किस में बदल देता है, एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कैसे बदलता है, अब जो मेन रीजन है वो लिख लो। यहां पर होता है डीहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन। इन सिंपल वर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। वही होता है आपका इधर पे। क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, राइट। यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होंगे, ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, बहुत सारे हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे आपके, और लगभग यहां पे डबल बॉन्ड दे जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। कौन कराएगा, आपका Cr2O3 कराएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 डबल बॉन्ड बने हुए हैं तो कितने हाइड्रोजन निकले होंगे, बिल्कुल सही जवाब सर, 6 हाइड्रोजन बने होंगे, निकले होंगे, तो 3H2 जो है वो आपके निकले होंगे। ठीक है, हर एक जगह से निकला होगा ना, खाली तो वैसे ही हुआ होगा। क्लियर है, तो आपका इस तरीके से आपकी होती है एरोमेटाइजेशन प्रोसेस। अब आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन में अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है, कि यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 का यूज हो रहा है, और यहां पर आपका Al2O3 प्लस Cr2O3 का यूज हो रहा है। ठीक है, ये रहा आपके पास पूरा रिएजेंट का नाम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, वहां पर एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, यहां पर आपका क्रोमियम भी है। ठीक है, वहां पर नहीं था कुछ ऐसा सीन। क्लियर, वहां पे HCl था। ठीक है, क्लियर है, चलो इतना लिखो, फिर अपन और आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहां पर ज्यादातर जो आपको है वो सिर्फ 6 कार्बन का ही क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है। अगर मैंने आपको 7 का दे दिया तो क्या करोगे, देखो C7H मैंने दे दिया आपको 16, फिर क्या करोगे आप, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 कार्बन बनाने हैं, बचे कुछ हाइड्रोजन के ऊपर डंडे लगा देना। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको बन सकता है जैसे टोलुइन टाइप का। ठीक है, तो वैसे ही आपको लगाना है। क्लियर है, तो घबराना नहीं, 6 ज्यादातर बनाना। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसा है देखो, प्रेडिक्ट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन
रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इतना आपको देके रखा हुआ है। ओके, फिर से पढ़ लो एक बार। प्रोडक्ट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर फॉर्म, हर एक आइसोमर का मोनोक्लोरिनेशन जब करा रहे हो, मतलब किसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन का जो आप मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हो, तो उसका आपको परसेंटेज निकालना है, कितना कितना आएगा हर आइसोमर का। ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर आपको ये देके रखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या लिखोगे भाई, रिएक्शन लिख लो भाई। 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो पहले ब्यूटेन बना लो, CH3, 2 पे मिथाइल है तो यहां मिथाइल लगा दिया। ठीक है, यहां पर एक H आ जाएगा, फिर CH2 और ये CH3। क्या देख लेते हैं सबसे पहले अपन, हाइड्रोजन्स। क्यों? क्योंकि वेटेड रिएक्टिविटी तो वहीं से निकलती है ना। तो चलो वेटेड रिएक्टिविटी के लिए अपन हाइड्रोजन्स के बारे में जान लेते हैं। ये वाला जो आपका कार्बन है, ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है, तो इसके पास क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन्स होंगे। इसके पास क्या होंगे भाई, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स होंगे। इसके पास होंगे आपके टर्शरी हाइड्रोजन्स, और ये दोनों भी क्या है आपके, प्राइमरी, और ये प्राइमरी। अब यहां पर एक जो बात है ना, वो ध्यान से सुन लो, देखो बहुत अच्छे से। अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर करना चाहूं, तो ध्यान से देखना मेरे हाइलाइटर को। ठीक है, देखो अच्छे से, वापस से बार बार बोल रहा हूं। देखो नॉमेनक्लेचर करूंगा तो या तो लंबी चेन लूंगा, मतलब ये वाली चेन लूंगा मैं, ये वाली चेन ऐसा। ठीक है, जिसके अंदर ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये वाला कार्बन कॉमन है, ये वाला कार्बन भी कॉमन है। ओके, चलो अब अगर मैं दूसरी बार इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहूं, नेमिंग करना चाहूं, तो क्या बनेगा, यहां पे देखो फिर से। अब क्या होगा, ऐसा बनेगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, और ये आएगा पूरा का पूरा, दिख रहा है। फिर से अब ये वाला कार्बन हट गया, पिछली बार ये वाला कार्बन भी था, ये वाला कार्बन अभी भी कॉमन है, ये वाला कार्बन अभी भी कॉमन है। समझ पा रहे हो ना, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में ये वाला कार्बन कॉमन आ ही रहा है। ठीक है, इसीलिए आप इसको अलग अलग हाइड्रोजन्स कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, एक को प्राइमरी डैश से करेंगे, एक को प्राइमरी से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्राइमरी हाइड्रोजन है ना, ये अलग ही हो जा रहा है, अलग ही हो जा रहा है। ठीक है, या तो इसको अलग दे दो, या तो इसको एकदम अलग से काउंट करो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, फिर से समझ लो एक बार। मेरे को पता है कि थोड़ा दिक्कत होगा इसमें समझने में, ध्यान सुनो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने नॉमेनक्लेचर करा, ठीक है, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन में क्या लूंगा, ये वाली चेन लूंगा लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 वाली, ब्यूटेन वाली, राइट। ठीक है, और अगर मैं ये वाली चेन ना लेना चाहूं, मैं दूसरी चेन लेना चाहूं, तो कौन सी लूंगा मैं, ये वाली चेन लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो लॉन्गेस्ट है वो यही वाली है। ठीक है, या तो ये लूंगा या तो ये वाली लूंगा, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब मैंने ये वाली ली थी येलो वाली, तो ये वाला कार्बन छूट जा रहा था। ठीक है, तो ये अलग तरीके का हाइड्रोजन हो गया, इसको मैं प्राइमरी कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने क्या किया, ये वाली चेन ले ली, तो ये वाला कार्बन छूट गया। ठीक है, तो ये अलग टाइप का हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं प्राइमरी डैश। ठीक है, समझ में आ गया, जो अलग से दिख रहे हैं उनको अपन प्राइमरी डैश लिखते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो अब मैं आपको बता देता हूं आगे करके, ये आपका कार्बन था, तो इसको मैं प्राइमरी डैश लिख रहा हूं। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं अपन सारी की सारी चीजें। ठीक, चलो अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करूंगा तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है आपका। ठीक है, दिमाग लगाना, मोनोक्लोरिनेशन करना है तो एक बार आपका क्लोरीन यहां लग सकता है, तो मैं लिख देता हूं, देखो CH3 CH, ये CH। ठीक है, पहले यहां चलो यही बना लो, CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 और ये Cl। ठीक है, तो एक ये बना। ओके, एक ये वाला बन गया। ओहो, कौन सा बना, एक ये वाला बन गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट कौन सा बन सकता है, देखो यहां पर CH3 सिंगल CH, यहां पर भी तो बन सकता है CH2Cl, ये CH2 और यहां पर CH3। मोनोक्लोरिनेशन ही करना है, 5-6 बार क्लोरीन मत लगा देना। ओके, ठीक है, तो देखो अब कौन सा बना, अब बना आपका ये वाला बना, देखो। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, वापस से चलते हैं आगे। देखो अब कौन सा बन सकता है, एक और बन सकता है आपका, जब यहां पे क्लोरीन जुड़ जाए। ठीक है, तो CH3 सिंगल CH, CH3 सिंगल CH और ये CH3, यहां पे क्लोरीन जुड़ गया। ये भी तो मोनोक्लोरिनेशन है, ये भी मोनोक्लोरिनेशन वाला है। ओके, चलो अब और क्या बन सकता है आपका, थोड़ा और दिमाग लगाओ। अब कौन सा बन सकता है, देखो
सर टर्शरी बना दो। देखो यहाँ पे CH3 सिंगल, C यहां पर Cl लग सकता है, ये CH2, ये CH3 और यहां पर आपका वापस से CH3। ठीक है, ये बन सकता है। क्लियर है? तो आप यहां पे भी हाईलाइट कर लो। देखो तो ये वाला बन गया अब। ठीक है, और एक और चाहो तो यहां पे बना लो, एक और चाहो तो यहां पे बना लो, लेकिन बात सेम ही हो जाएगी, बात सेम ही हो जाएगी। ठीक है, देखो करके दिखाता हूं। यहां पे देखो, यहां पे क्या बनेगा, एक और ऐसा, एक और ऐसा बनेगा। कैसा? यूं, Cl CH2 बगल में CH3 है। ठीक है, और ये आपका CH2 और ये आपका CH3, बाकी सब सेम है। ओके, ठीक है, चलो अब अपन काउंट करते हैं। प्राइमरी वाले के लिए वेटेड रिएक्टिविटी निकालो। प्राइमरी वाले के लिए प्राइमरी डैश, प्राइमरी डैश अपना कौन सा है? 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कितना होगा? देखो 3 × 1, प्राइमरी के लिए 1 ही होती है। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा। सेकेंडरी वाले के लिए निकालो, देखो कितना आएगा। सेकेंडरी वाले के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा? ये 2 × 3.8 लगभग कितना आएगा? 38 76, मतलब 7.6। चलो टर्शरी के लिए निकालो। टर्शरी के लिए निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, एक ही तो हाइड्रोजन है, तो 1 × 5, मुझे तो याद भी होगा। ठीक है, आपको भी हो जाएगा। 1 × 5, प्रैक्टिस करते रहोगे वो भी याद हो जाएगा। चलो अब प्राइमरी, ये तो डैश था, अब प्राइमरी के लिए निकालते हैं। कितने हाइड्रोजन होंगे प्राइमरी के लिए? प्राइमरी डैश नहीं है। अब देखो कितने हैं, यहां पे प्राइमरी, यहां पर भी प्राइमरी, कितने हैं? 3 और 3 6, 3 और 3 6। क्यों? क्योंकि ये वाला तो एक्सक्लूडेड था ना, अपन ने इसको बाहर निकाल लिया, तो 3 और 3 6 हो गया। तो यहां पे जाएगा 6 × 1 = 6। क्लियर है? सबको जरा आप ऐड कर लो, तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, मतलब 21.6 के करीब आएगा क्या? ठीक है, वापस से कर लेते हैं एक बार भाई। चलो ये हो गया 9, ये हो गया 14, 14 और 7 हो गया आपके पास 21। ठीक है, और ये हो जाएगा 21। तो यहां पर टोटल वेटेड रिएक्टिविटी कितनी आई आपके पास? 21.6 के करीब आई क्या? 21.6 के करीब आई। अब क्या करना है आपको? हर एक आइसोमर का, अब तो आपने खुद ही निकाल सकते हो, 3 / 21.6 × 100। ठीक है, तो चलो एक एक का इंडिविजुअल निकाल लेना। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट आप करिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 / 21.6 × 10⁻²। तो ये प्राइमरी के लिए आएगा। मतलब किसके लिए आया है ये वाला अपना? इसके लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, किसके लिए? जब आपने यहां पे जोड़ा था ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो अब सेकेंडरी के लिए निकालो। सेकेंडरी के लिए किसका निकल के आएगा भाई? ये वाला क्लोरीन का। ठीक है, तो ये कितना आएगा? देखो यहां पर, ये हो जाएगा आपके पास 7.6 / 21.6 × 100 10⁻², ये जाएगा। टर्शरी में देखो कौन से वाले का आएगा आपका? ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाले इसकी वैल्यू, तो टर्शरी इज इक्वल टू जाएगा 5 / 21.6 × 10⁻²। ठीक है, फिर एक और बच गया आपके पास प्राइमरी। प्राइमरी की वैल्यू कितनी है? 6 / 21.6 × 10⁻²। तो यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होंगी। ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लेना भाई। ठीक है, मैंने इक्वल साइन नहीं लगाए, इनकी वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास हर एक कंपाउंड की निकल के आ जाएगी वैल्यू की क्या होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है अगर आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, चलो आगे चल। देखो अब क्लोरीनेशन में या फिर हेलोजिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम न्यूमेरिकल जैसा बनता है। ठीक है, एक बार आपको ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन आनी चाहिए बस, बाकी का न्यूमेरिकल है। आप ध्यान से देखना कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द रिलेटिव रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन पर हाइड्रोजन एटम ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन इज इतनी देके रखा है। ओके, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, क्या पूछा है? देखो परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पूछा है। ठीक है, इसको यील्ड परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है उसका? ठीक है, तो यील्ड परसेंटेज इज इक्वल टू होता है आपका वेटेड रिएक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल
वेटेड रिएक्टिविटी, वेटेड रिएक्टिविटी, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो इंटू 100 से करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहां से आपको निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या पूछा, देखो एन ब्यूटेन का अगर मैं कर रहा हूं क्लोरीनेशन, ठीक है, तो उस दौरान, ठीक है, द रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन किसका, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का कितना होगा, कितने परसेंटेज होगा, ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले लिखो एन ब्यूटेन कैसा बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है आपका एन ब्यूटेन है। अब जरा अच्छे से देख लो कि कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है और कितने टर्शरी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आजा अपन देख लेते हैं एक बार, यहां पे ध्यान दो। क्या ये वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन्स, ठीक है। चलो, क्या ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ सर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेम ये वाला कार्बन भी सेम ही है, देखो यहाँ पे इसके जैसे ही देख रहे हो, आइडेंटिकल है ना, तो ये भी सेकेंडरी होगा। और ये वाला कार्बन की बात करूं तो ये प्राइमरी होगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं, ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं आपके पास, देखो टोटल 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो 6 हाइड्रोजन्स हैं, ओके। यहां पे सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, यहां पे 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो 4 है सर। टर्शरी हाइड्रोजन दिख रहे हैं कि आपको, नहीं है सर 0, तो इसकी तो बात ही नहीं होगी। तो आइसोमर में जो आपका एब्स्ट्रैक्शन आएगा या फिर परसेंटेज आएगा सिर्फ दोनों का आएगा, तीसरा है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने निकाला। अब मेरे पास क्या आ गई है, ये हाइड्रोजन्स आ गए हैं। अब वेटेड रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं, चलो बताता हूं। वेटेड रिएक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, वेटेड रिएक्टिविटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये कहां से लेके आएंगे सर, आपको गिवन होगी, देखो यहां पर ये क्या है, 5, 3, 5, 3.8 और 1, ठीक है। ये क्या है, इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो यहां पर प्राइमरी के लिए आपकी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है, प्राइमरी के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है 1, सेकेंडरी के लिए रिएक्टिविटी कितनी है, देखो 3.8, और टर्शरी के लिए है आपकी 5, ठीक है। ये क्या है आपकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, ये क्या है आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ये सारे के सारे, और ये क्या है आपकी रिलेटिव रिएक्टिविटी। क्लियर है। चलो, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी के लिए कितना आएगा, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, प्राइमरी के लिए कितना आएगा, 6 इंटू कितना हाइड्रोजन है, तो देखो ये कितना आएगा, 4 इंटू 3.8 इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, 15.2, इतना ही आएगा लगभग, ठीक है। तो ये आ गई क्या आपकी, देखो ये आ गई वेटेड रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, ठीक है, वेटेड रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी 6 और 15.2। अब टोटल के लिए क्या करोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो अगर मैं निकाल रहा हूं टोटल वेटेड रिएक्टिविटी, कितना होगा वो, 15.2 प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 21.2। यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर। चलो, अब इंडिविजुअल की तो निकाल ही सकते हो, इसमें सब सिर्फ पुट करना है, ठीक है। तो अब ये आएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वाला, कितना आएगा, देखो प्राइमरी के लिए वो आएगा 6 डिवाइड बाय, तो इसको अपन ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, ब्लैक हो चुका है, ब्लू से लिख लेते हैं, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल, 21.2 इंटू 100 इज इक्वल टू, और सेकेंडरी के लिए आ जाएगा आपका 15.2 डिवाइड बाय 21.2 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 28% के करीब बनाएगा,
और इसको 72% के करीब बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, परसेंटेज कंपोजिशन फॉर प्राइमरी और परसेंटेज कंपोजिशन फॉर सेकेंडरी क्लोरीन कंपाउंड के लिए। समझ में आ गया, प्राइमरी आइसोमर और सेकेंडरी आइसोमर, ठीक है, उसके लिए तो निकालना था प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन। ठीक है, दो ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। एक यहां पे आप क्लोरीन लगा सकते हो, एक यहां क्लोरीन लगा सकते हो, एक यहां क्लोरीन लगा सकते हो और एक यहां क्लोरीन लगा सकते हो। सर ऐसे तो 4 हैं, नेमिंग करके देख लो, नाम तो 2 ही आएंगे, 2 ही के नाम आएंगे ना। तो ऐसे इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्रोडक्ट निकालना है, इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, आपका कंबशन। अब कंबशन का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, तो जलाना। ठीक है, आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाना है। ठीक है, तो देखो आप एक चीज तो सिंपल से याद रखो कि जब कभी भी आपका जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो जलेगा, ठीक है, जब भी आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो जलेगा या फिर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे, हीट दोगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका, एक तो वाटर मतलब H2O बनाएगा, साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ही मिलेगी। अब बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस करने के लिए एक तो आपका वही है कि आप चेंज करते रहो, हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज करो, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको, अगर मैंने एक लिया है पहला CH4, ठीक है, CH4 को मैंने कंबस्ट किया, मतलब किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं, जल रहा होगा ये। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा आपका CO2 प्लस H2O बनेगा। अब या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, वरना इस फॉर्मूले में पुट करके देखो। पहले मेथड से देखते हैं। देखो, अगर मैंने कार्बन 1 लिया है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, ठीक है, तो ये तो बैलेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूं, तो ये 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ पर हो गए आपके 2, तो ये टोटल लगा दूं मैं, यहाँ पे टोटल 4 हो गए, ये आपके यहाँ पे 4 हो गए। समझ में आ गया, तो इस मेथड से कर लो। वरना अब क्या होता है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मान लो मैंने ब्यूटेन ले लिया, ठीक है, मैं ले रहा हूं ब्यूटेन, सेकंड C2C4H10, ये ब्यूटेन है। ठीक है, अगर इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, फिर से CO2 प्लस H2O ही बनेगा। ठीक है, सेम ही बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको कितने चाहिए, 4 कार्बन, तो यहाँ पे 1 ही कार्बन दिख रहा है तो 4 लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा इस फॉर्मूले का यूज कर लो। ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे 4 पुट कर रहा हूं, n की जगह, n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं 4, n इज इक्वल टू अगर 4 है, ठीक है, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास C4H 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13 बाय 2 O2। देखो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जितना N है वो पुट कर दो, तो 4CO2 प्लस यहां पर क्या दिख रहा है आपको, देखो 4 प्लस 1 मतलब 5H2O, 5H2O, खत्म, ऐसे बैलेंस हो गई। करना ही क्या है भाई, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ एक जगह कंफ्यूज हो गई 3n+1 में। ठीक है, बाकी सब तो सेम है, ये n है, यहाँ पे n+1 है। समझ में आ गया, तो आपको कुछ इस तरीके से अगर इसको याद कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कब बनेगा, जब आपकी कंडीशन लिखी हो कंप्लीट कंबशन। ये जब कंप्लीट कंबशन होगा तब ही होगा। ये कंप्लीट कंबशन का मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो पूरा का पूरा जल जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर मान लो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, फिर क्या होगा, चलो समझ लेते हैं। अगर मैं देखूं अब थर्ड एग्जांपल की बात करूं, यहां पर क्या हो रहा है आपका CH4 ही जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तब आपको देखने को मिलता है कार्बन के ट्रेसेस प्लस H2O। ये क्या मिलेगा आपको, कार्बन के ट्रेसेस मिलेंगे, कार्बन के ट्रेसेस मिलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक तरीके से अगर मैं पूछूं हो क्या रहा है, देखो ऑक्सीजन का ही तो एडिशन हो रहा है ना, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि कंबशन इज नथिंग, ये क्या है, ऑक्सीडेशन ही है इन दी प्रेजेंस ऑफ आपका हीट, बोल सकता हूं मैं उसको। ठीक है, देखो क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो एडिशन होगा ना, तो एक तरीके से मैं उसको भी बोल सकता हूं। चलो अब अपन नेक्स्ट वाले साइड में ऑक्सीडेशन समझते हैं, जहां पर मैं आपको थोड़ा सा कंबशन के बारे में बताऊंगा और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस इस पॉइंट को याद रखना कि इसको ट्रेसेस बोलते हैं, कार्बन के ट्रेसेस आपको मिलते हैं अगर आपका हो रहा है क्या, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो
क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट है अपन का अब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में आपको रिएजेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किससे क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताते ही आया हूँ, सबसे पहले तो एक बात ये है कि जो अल्केन होते हैं, बहुत बार बोला है मैंने, अल्केन जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं, राइट। ठीक है, अगर मैं उसको इन जैसे कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराता हूं, मान लो अगर मैंने अल्केन को कराया हुआ है Cu 573 केल्विन और यहाँ पे मैंने 100 ATM लगभग दे के रखा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी देना पड़ेगा, इनर्ट है ना, इसलिए। ठीक, अगर मैंने कॉपर के साथ कराया तो अल्केन जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं लिखते जाऊंगा आपको कि अल्केन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर में हो रहा है ये अल्कोहल, ठीक है, किस में बदल रहा है ये, अल्कोहल में। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मैंने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसकी मैंने रिएक्शन अगर कराई हुई है किसके साथ, कॉपर 573 केल्विन, ठीक है, सेम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बन जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, CH2OH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो और ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है, समझ में आ गया। अब अगर मैं सेकंड वाले कैटलिस्ट की बात करूं सर, ये कौन सा है, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड। क्या है ये, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं क्या करा रहा हूं, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, राइट, इसकी रिएक्शन कैसा है ये, MO M अलग नहीं है, O अलग नहीं है, वरना ऑक्सीजन को अलग समझ लो। ठीक है, तो ये क्या है, MO मोलिब्डेनियम बोलते हैं, और O3 ये है मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, राइट। ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं तो अब बताओ क्या बन सकता है इसका अगला, अगर अल्कोहल को मैं कराता हूं ऑक्सीडेशन तो क्या बनता है, आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छा। क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड। तो अगर मैं इसको कराऊंगा तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। सही है ना, गलत तो नहीं है ना। या फिर मैं इसको ही बोल सकता हूं एथेनल, क्योंकि अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हर कंपाउंड का नाम लिखना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, उससे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आयुपैक की। तो सेकंड वाले में क्या बन रहा है, सेकंड वाले में बन रहा है आपका एल्डिहाइड, राइट। यहां तक अपन सब अच्छे चल रहे हैं ना। ठीक है, चलो अब अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, ये वाला जो आपको थर्ड दिख रहा है, ये कितना, ये तो एसीटेट दिख रहा है और ये मैग्नीज दिख रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं मैग्नीज एसीटेट। अब कई लोग बोलेंगे सर मैग्नीशियम क्यों नहीं बोला, अरे वो Mg होता है यार। ठीक है, ये Mn लगा है तो ये क्या होता है, मैग्नीज एसीटेट। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब बताओ, अल्कोहल बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एक चीज छूट रही है बच्चों, क्या छूट रहा है, बिल्कुल अच्छे, यहाँ पे क्या बना जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब आप अगर इसको कराओगे वापस से, मैंने अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया, कैसा, किसमें, आपका देखो मोलिब्डेनियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर हो गया, बचा है आपका एसीटेट और यहां पर लगाएंगे मैग्नीज। ठीक है, इसकी 2 है तो यहां पर 2 लगा दो, समझ में आ गया। ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल C डबल बॉन्ड O और ये OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एथेनोइक एसिटिक एसिड, या फिर और इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड। क्लियर है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब लास्ट वाला है आपका फोर्थ वाला, जो थोड़ा सा अतरंगी मिजाज का है। ठीक है, ध्यान से समझना, किस कलर से करूं बताओ, इससे करें क्या, ठीक है, दिख रहा है ना, आप सभी को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो चलो 4, ठीक है, अगर मैं इसको कर रहा हूं फोर्थ वाला KMnO4 को, ठीक है, तो अगर मैंने मानो, चलो इसको डायरेक्ट लेके चला, मैंने ले लिया यहां पे KMnO4, ठीक है, तो KMnO4 थोड़ा नखरीला है। ठीक है, ये थोड़े से नखरे दिखाता है, ये डायरेक्ट यहां पर आपका रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करेगा, देखो यहां पे मैंने नॉर्मल वाला लिया है, वरना बोलोगे कि सर एसिडिक वाला ले लो, एल्कोहलिक वाला ले लो, हॉट ले लो, कोल्ड ले लो, वो नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिया नॉर्मल KMnO4। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, यहां पर होता है नो रिएक्शन। क्या होती है आपकी, नो रिएक्शन। समझ गए क्यों हो रही है नो रिएक्शन, क्योंकि देखो KMnO4 को क्या जरूरत पड़ी होती है, KMnO4 के पास अगर वहां पर आपका टर्शरी हाइड्रोजन है, मतलब 3 डिग्री एल्केन है, अगर आपके पास
3 डिग्री अल्केन है, तब ये क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ये इसकी नीड है, ये इसकी क्या है, बेसिक नीड। मतलब वो कह रहा है कि भैया तुम मुझे 3 डिग्री अल्केन दे दो तो मैं बना दूंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। 3 डिग्री अल्केन कैसा दिखता होगा, ध्यान से सुनो, ऐसा दिखेगा। देखो मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, CH3 सिंगल कार्बन, सिंगल CH3 सिंगल CH3। अब यहां पे अगर इस कार्बन को आप अच्छे से देखोगे, ये वाला जो कार्बन, ये अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। तो एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इस कार्बन को मैं बोल सकता हूं बच्चों, बहुत अच्छे से बोलूंगा मैं, इसको मैं बोल सकता हूं आपका टर्शरी अल्केन। टर्शरी अल्केन। सर यहां पर आपने बना तो दिया है लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या करेंगे अपन, यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहां पर देखो जो आपका ये जो है KMnO4 है, वो क्या काम करता है, वो काम करता है इस हाइड्रोजन पर। अब यहां से ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसको टर्शरी अल्केन तो चाहिए ही चाहिए, दूसरे शब्द में बोलूं तो उसको टर्शरी हाइड्रोजन चाहिए, टर्शरी हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि जो KMnO4 है वो इन कार्बन के ऊपर वर्क करेगा, तो नहीं करेगा, वो इसके ऊपर ही वर्क करेगा। समझ में आ गया, इस हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करता है वो। तो यहाँ पे आप टर्शरी अल्केन लिख सकते हो या फिर टर्शरी हाइड्रोजन लिख सकते हो। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वाला लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं है ना दिक्कत। तो बस आपको कुछ इस तरीके से करना है। मैंने लास्ट में आपको कंबशन तो पढ़ा ही दिया है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट बता दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज जो है वो और देख लो, जैसे कि ऑक्सीडेशन में ही आता है, क्योंकि कंबशन में क्या हो रहा है ना, आपका ऑक्सीजन ही तो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक अल्केन है, जैसे कि CH4 हो गया, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहा हूं, तो मैंने तो आपको बता दिया था कि H2O + CO2 बनता है। बैलेंस फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल होता है। यहां पर ये कब होगा, जब आपका कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा। ये हो रहा है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, सेम मैंने आपको अभी बताया कि इनकम्प्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट कंबशन भी तो होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, जल्दी बोलो। इसमें अगर मैं बोल रहा हूं मैंने लिया है CH4 प्लस ऑक्सीजन के लिया है, तो यहां पर अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो यहां पर पानी तो निकलता ही निकलता है, याद रखना ये बात, पानी तो निकलता ही निकलता है, लेकिन कार्बन के ट्रेसेस मिलते हैं, प्लस कार्बन। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला कार्बन, यहां पर ये क्या है, कार्बन के कुछ ट्रेसेस हैं, कार्बन ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब समझते हैं ना आप सभी, कुछ मात्रा में उसका उस कुछ क्वांटिटी में वो कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, प्योर कार्बन। चलो अब अगर मैं बात करता हूं, एक और होता है कैटालाइटिक, कैटालाइटिक कंबशन, या फिर इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैटालिटिक आ गया, कैटालिटिक मतलब कि हो सकता है किसी की प्रेजेंस में हो रहा हो, कोई कैटलिस्ट हो जो उसको प्रोसीड करा रहा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो मैं क्या लिखूंगा उसको, यहां पर CH4 प्लस कैटालिटिक के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं जिसको अपन नेसेंट ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैटालिटिक के लिए मैंने ये बनाया, यहां पर आपका बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको ई मत समझ लेना वो बन गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बना दिया अल्कोहल। याद रखना एक बात बहुत अच्छे से, देखो कंप्लीट में पूरा टूट रहा है, वाटर और आपका CO2 निकल रहा है, बहुत बढ़िया। इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मीथेन है, ये पूरा ट्रेसेस बना रहा है, कार्बन की कुछ ट्रेसेस देगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे कैटालिटिक अगर है, ऑक्सीजन का एडिशन तो बकायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बना रहा है, ये अल्कोहल बना रहा है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, रिएजेंट को थोड़ा ध्यान रखना, कॉपर के बारे में, KMnO4 के बारे में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के बारे में और मैग्नीज एसीटेट के बारे में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको रिएजेंट के बारे में और बताते जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर, तो ये था बच्चों आज का वीडियो, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अपन ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आइसोमराइजेशन देखा है, एरोमेटाइजेशन देखा है, पायरोलाइसिस देखा है, कंबशन देखा है, और भी अपन ने ऑक्सीडेशन देखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और बार बार बोल रहा हूं, उस टाइम भी बोला है, जो मोनोक्लोरिनेशन वाला है, ठीक है, ब्रोमिनेशन वाला है,
ठीक है, और या फिर फ्लोरिनेशन वाला है, उनको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नंबर कटे। ठीक है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।